लगातार कश्मीर घाटी में हो रही सिलेक्टिव टारगेट किलिंग के चलते जो है वो जम्मू के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है और कश्मीरी पंडित समाज है लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इनकी मांग जो है वो आज इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं कि लगातार कश्मीर घाटी में जो है वो टारगेट किलिंग की जा रही है और हिंदू समाज हो या उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो इस वक्त कश्मीर में हालात बने हुए हैं 1990 से बदतर हालात बने हुए हैं। वहाँ पे टारगेटेड किलिंग पिछले एक महीने से, जैसे उन्होंने राहुल भट्ट जी की हत्या की, वहाँ पे उन्होंने शशि बालाजी की हत्या की, वहाँ पे उन्होंने अमरीन की हत्या की, वहाँ पे उन्होंने विजय कुमार जी की हत्या की, वहाँ पे उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स की हत्या की। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अत्यंत भयावह स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। कोई भी आके टारगेट किलिंग करके दफ्तरों में आके वो मार रहे हैं। सिक्योर स्थानों पे उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की हैं। आज वहाँ पे शशि बालाजी का एक खत जो है सोशल मीडिया में निकला है, जिसमें उसने अपने सीईओ से रिक्वेस्ट की थी कि उसकी जान को खतरा है, उसे सेफ जगह पे ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उस खत पे सीईओ ने कोई भी उसका संज्ञान नहीं लिया और उसकी हत्या का जिम्मेवार वो सीईओ है, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि उनकी जान को खतरा है, उनको ये तक कहा कि आपको हम यहाँ से और दूर भेज देंगे। देखिए सर, आप किस तरह से देखते हैं लगातार कश्मीर में जो है वो टारगेट किया जा रहा है? ये बोलते हैं कि हम इनको हेडक्वार्टर में रखेंगे। क्या राहुल भट्ट जो उसको मारा गया वो तहसीलदार के दफ्तर में था बेचारा। तहसीलदार का दफ्तर एक मिनी सेक्रेटरीट है, वो जब वहाँ पर सेफ नहीं है, एक तहसीलदार के एक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में राहुल भट्ट सेफ नहीं था। ये इस वक्त क्या बोल दे कि हम इनको दे देंगे सेफ जोन? ये बिल्कुल फेल है, ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। ये इन बच्चों को जो वहाँ पर मुलाजिम है इनको वापस करिए जम्मू में, जब तक आपके हालात ठीक हो जाएंगे। वहाँ रजनी बाला जी का एक खत जो है वो इस समय वायरल हो रहा है, वो किस तरह से? रजनी बाला को चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने मरवाया, उसके खिलाफ होनी चाहिए इंक्वायरी। वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर होना चाहिए सस्पेंड, वो उसको चीफ एजुकेशन ऑफिसर को जेल भरना चाहिए। उसको रजनी बाला को चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने मरवाया। वो अर्जी लेकर 10 बार गई थी उसके पास कि मुझे ट्रांसफर कर दो, मुझे खतरा है। आतंकियों के लिए आप क्या कर संदेश देंगे? ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। इनके जहाँ पर वो मुलाजिम है वो वहाँ पर मिलकर है उनके साथ। एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं है। जब ऑफिस में, जब तहसीलदार के ऑफिस में मुलाजिम की सुरक्षा नहीं है तो वो कहाँ पर सुरक्षा हो जाएंगे? और दूसरी बात यह है कि 5,500 बच्चे वहाँ पर इस वक्त नौकरी करते हैं। गवर्नमेंट ने टोटल 1200 बच्चों के लिए इन 10 सालों में अकोमोडेशन बनाई है। जो वहाँ पर 4200 4,200 बच्चे जो मुलाजिम है वो वहाँ पर बेचारे किराए पर रहते हैं, वो कहाँ सेफ है? साफ तौर पर इनकी मांग है कि प्रशासन को जो है एक सतर्क होना चाहिए और एक कड़ा निर्णय लेना चाहिए और इसी को लेकर आज जम्मू के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा था। इस समय बातचीत करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं कि वासु के नाग के टेंपल पर जो है हमला हुआ है, आप लगातार शरारती तत्व जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं? ऐसा देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो इस समय बहुत ही अमन, शांति, विकास की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन शरारती तत्व नहीं चाहते, इसलिए ऐसी घटनाएं जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार सक्षम है, जो भी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनको अंजाम दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, FIR भी लगेगी और कानून के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। लगातार जम्मू में आज प्रदर्शन हुए हैं, आप उन प्रदर्शनों को किस तरह से देखते हैं? और लगातार कश्मीर घाटी में सिलेक्टेड टारगेट किलिंग्स हो रही है, उन पर आपकी क्या रिएक्शन? नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है, कायराना हमला है, बुजदिली का काम है। अब वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं है तो अब उन्होंने चोरी से छुपके से आकर निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ इसको लिया है। केंद्र सरकार जो है उन्होंने भी एक के बाद एक मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विशेष तौर पर जो घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जम्मू या फिर कश्मीरी पंडित हों या जम्मू के हिंदू हों, उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं और उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रयासरत हैं। उनको सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण किया गया है और आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थे। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहें।
जम्मू कश्मीर ऑल मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों ने एक बार फिर से आज काम छोड़ो हड़ताल की और आपको बता दें कि हड़ताल के दौरान उन्होंने प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रमुख मांगों को लेकर जोर दिया और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चेताने की कोशिश की कि लगातार वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले बड़े प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब जो है वो काम छोड़ो हड़ताल इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि पिछले 15 से 20 दिन पहले भी ये काम छोड़ो हड़ताल की गई थी और अब दोबारा से ये काम छोड़ो हड़ताल आज की गई है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर अगर देखें तो अलग अलग अस्पतालों में यहाँ पर जितने भी तमाम मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और प्रमुख मांगे जो लेकर वो चल रहे हैं उसमें यह है कि एक तो 5 साल से जो डीपीसी का इनका मसला हल नहीं हुआ है, ये मसला हल होना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो वो भी लागू होनी चाहिए और 2211 हेड के तहत जो सैलरी पेंडिंग पड़ी है वो सैलरी भी रिलीज होनी चाहिए। ये 3 प्रमुख जो मांगे हैं ये तो है, इसके अलावा और भी बड़ी सारी मांगे जिसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और तमाम जो सदस्य मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तब तक अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, तब तक ये जंग जारी रखेंगे जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाती। हालांकि लगातार प्रशासन को चेताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन को जो है अभी संज्ञान लेने में काफी वक्त लग रहा है और यहाँ के तमाम सदस्य भी ये कह रहे हैं कि हम लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी सेवाओं में कोई कमी नहीं है और खासतौर पर अगर देखें तो कोरोना में भी किस तरह से उन्होंने सेवाएं दी हैं वो चीज भी ध्यान में नहीं रखी गई है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम स्ट्राइक करते हैं, जिससे अस्पतालों में आने वाले पेशेंट जो इलाज के लिए आते हैं वो दरबदर होते हैं, उनको सफर काफी ज्यादा करना पड़ता है। तो लिहाजा हमारी जो मांगे इसे जल्द से जल्द माना जाए ताकि हम जो है अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाए। हालांकि वो ड्यूटी उनकी तरफ से बताया जाता है कि हम वक्त पर जो वो हर एक काम अपने करते हैं, लेकिन प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ये मुख्य मांगे जो है ये लगातार आज भी पेंडिंग है, जो आज भी इन मांगों को पूरा करना बाकी है। और तमाम अगर महिला हेल्थ वर्कर्स की बात करें जिसमें फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स भी आती हैं तो उनका भी ये कहना है कि हम किस तरह से अपना घर मैनेज कर रही हैं, बच्चों की फीस जो वो स्कूल में हम नहीं दे पा रहे, तमाम घर का सिस्टम जो वो पटरी से उतर चुका है क्योंकि वक्त पर तनख्वाह जो वो नहीं मिल पा रही। हालांकि जो पेंडिंग सैलरी है 2211 हेड के तहत वो जल्द मिलनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो तमाम मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो सदस्य हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से इन सारी बातों का संज्ञान लेता है, क्योंकि 15 दिन पहले भी यह हड़ताल की गई थी तो उन्होंने तमाम लोगों ने कहा था कि हम अपनी जंग जारी रखेंगे, लेकिन देखना यह है कि कब ये प्रदर्शन खत्म होता है। और हालांकि जम्मू कश्मीर में इस समय लगातार हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हमने रहबरे जिरात देखा, रहबरे खेल देखा, रहबरे जंगलात देखा, एनवाईसी के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो न जाने जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या सिस्टम चल रहा है कि प्रशासन, हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम लोगों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। तो जम्मू कश्मीर ऑल मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों ने आज यहां सांबा जिला में भी प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताने की कोशिश की। शेखुल आलम सेकेंडरी स्कूल दोबीवन कुंजर की तरफ से आज एक रैली निकाली गई जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से थी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में यहाँ के जो बच्चे इसमें शिरकत की। वही जब हमारे यहाँ पर असातिज़ा और स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने पूरे अवाम के लिए ये मैसेज दी कि अपने माहौल को जो है साफ़ रखने की जो हमें कोशिश करनी चाहिए। इर्द गिर्द जो भी गंदगी उसको जो है कहीं ना कहीं साफ़ करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी मुश्किल का बाइस न बन सके। तो आपको सीधे दोबीवन ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या करें इस हवाले से स्टूडेंट्स से। हमने जो रैली निकाली इसका ये मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें अपने माहौल का साफ़ रखना चाहिए, आलूदा नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमें ज़्यादा से फॉरेस्टेशन करें, पेड़ लगाए, उससे हमारा माहौल साफ़ रहता है। ये प्लास्टिक हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। जिस चीज़ से हमारा मतलब कि ये पोल्यूट होता है हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जा रहा था तो मुझे इन बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं इनके एनवायरनमेंट डे पर इन्होंने एक रैली निकाली थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक के इन बच्चों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर में जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे पॉलीथीन गंदगी ना फैलाएं और ये जो बच्चे आज इस माहौल के लिए कि अच्छा एनवायरनमेंट हो उसके लिए अपनी रैली निकालने इनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। Environment Day is an awareness campaign. The ultimate goal of the day is to aware people about the nature. We should conserve nature for the future generations. Nature is a special blessing from God to us and we have to protect it. We should save our environment, we should save our nature and we should plant more trees so that our future generations will get the fruit from it. इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम अपनी कौम लोगों तक ये पैगाम देना चाहेंगे, पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि अपने माहौल को आप बचाइए, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए हर शख्स का जो जिस्म है
वो अमराज का मरकज़ बन चुका है। और वजह यही है कि आजकल अगर देखा जाए पानी जो है पीने के लायक नहीं रहा है, हवा जो है बहुत आलूदा हो चुका है, इसी तरह हमारा जो माहौल है, हमारा जो आसपास है, सब कुछ आलूदा हो चुका है, जिस वजह से आए दिन अगर हम देखेंगे तो रोज़ बरोज़ बीमारियों में यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं पॉलीथीन बैग्स जो है उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद होनी चाहिए। अगरचे सरकार अपनी तरफ से इन तमाम चीज़ों पे कोशा है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से इन चीज़ों पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जिस तरह से आपको बताऊं कि एक तरफ से गर्मी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ से पावर कट्स अनशेड्यूल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। काफ़ी दिनों से इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं। लगभग 7-8 दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए हैं नसीर अहमद खोड़ा, सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे बातचीत करते हैं क्या दिक्कत आ रही है लोगों को और क्या बताना चाहते हैं। सर, आपका वेलकम है। क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं अनशेड्यूल कट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखिए, एक हफ्ता से यहाँ पे अनशेड्यूल काट्स जो हो रहे हैं, ये एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, दूसरा ये है कि हायर अथॉरिटीज़ जो पीडीडी, जेपीडीसीएल जो है उनकी नाअहली है। इसकी वजह यह है कि माह के महीने से ये सिलसिला चला आ रहा है। उसके बाद बीच में इसमें काफ़ी बेहतरी भी आई, बिजली के इसमें शेड्यूल जो फराहमी थी उसमें बेहतरी भी आई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये मसला वही पहुंचा। और आज इतने अनशेड्यूल कट्स, मतलब 24 घंटे में मुश्किल से 2 या 4 घंटे आपको बिजली फराहम होती है, बाकी जो घंटे हैं 20-19 घंटे ऐसे बिजली गायब रहती है। इसकी वजह यह, और जिसकी वजह से आज गर्मियों का मौसम है, गर्मी के आयाम हैं, गर्मी के आयाम में एक तो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो तजारत पेशा अफराद हैं जिनका शोबा इस बिजली से शोबे से वाबस्ता हैं, उनको भी मुश्किलात हैं। और कुछ लड़के जिन्होंने मतलब जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं, नौकरियों के बाद उन्हें बैंक के कर्ज़जात लिए हैं और अपनी फोटोस्टेट मशीनें डाली हैं, कंप्यूटर डाले हैं ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें। लेकिन एक हफ्ते से ये देखा जा रहा है और हम भी इसका मुशाहिदा कर रहे हैं कि एक हफ्ते से लगातार ऐसे कट्स हो रहे हैं कि बिजली का नामो निशान नहीं है और उनका रोज़गार जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा, हमारे पास बहुत सारी ऐसी इस किस्म की शिकायतें मुख्तलिफ मतलब एरिया से आई। उन्होंने ये कहा कि हम इस महीने बैंक की जो किस्त है इंस्टॉलमेंट वो अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा काम बिल्कुल ठप पड़ा है और हमारा रोज़गार जो है बुरी तरह मुतासर हुआ है। और हमने इस सिलसिले में काफ़ी खोज भी की और इस वक्त जहाँ पे मतलब इसमें कश्मीर वैली है या जम्मू डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न में 45% जो बिजली फराहम होती है, जबकि 55% वैली को मैसर होती है, दी जाती है। और जहाँ पे जो मौसमी एतबार से अगर देखा जाए तो वैली में मुझे नहीं लगता है कि 55% जस्टिफाइड है। तो जानना चाहूँगा, आपने किसी हायर अथॉरिटी से या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे से आपने बातचीत की इस पे? जी ज़रूर बातचीत की, क्योंकि हम इस सिलसिले में थोड़ा सा ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने हमें ये बताया कि 45% जम्मू डिवीज़न को है और 55% कश्मीर वैली को है। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर पहले बराबरी होनी चाहिए, अगर बराबरी नहीं, कम से कम मतलब इतना वो मार्जिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जम्मू डिवीज़न में खासकर शुक्र है कि डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ या दूसरे इलाके हैं, यहाँ भी गर्मी पड़ती है, ठीक गर्मी, अच्छी गर्मी पड़ती है, लेकिन जम्मू के मुकाबले में बहुत कम पड़ती है। और यही बताया जा रहा है कि जम्मू में अब मज़ीद जो अनशेड्यूल कट्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, जबकि हमें वादी कश्मीर में हमें कट्स हैं या 55% वहाँ बिजली मैसर होती है, लेकिन अगर वहाँ 45 या 50 तक अगर भी होती तो तब भी चल जाता। और दूसरी वजह यह है कि एक एग्रीमेंट हुआ था ये मार्च के महीने में बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के दरमियान कि बिजली के अगेंस्ट, बिजली के एवज़ उनको इतनी रकूमात, इतने फंड्स मतलब देने थे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब एक मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि ये किसी जगह फॉल्ट भी हुआ हो या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ हो, उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट उस अपने वादे पे कायम नहीं रह सकी और जिसकी वजह से सेंट्रल में बड़ा एक अहम सवाल है। आप भी जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहीं से बिजली तैयार होती, चनाब खिते से ही बिजली तैयार होती, बाहर दी जाती है और
कुछ लोगों से जब हमने कुछ लीडर से जब हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, उन्होंने ये बताया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम फ्री लोगों को बिजली देंगे। क्या अगर इसी तरह का हाल रहेगा, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी? देखिए वसीम साहब, यहाँ जो चनाब खिता है, खिता चनाब को वादी नूर कहा जाता है। यहाँ पे इतने मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं कि हमें ज़रूरत नहीं थी कि बाहर से हम पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से फीड करते हैं। तो लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा चनाब रीजन और जहाँ से बिजली पैदा होती है, जहाँ से बिजली जनरेट होती है, और हमारे गाँव का शहर देहात वगैरह ये कस्बजात भी बगैर बिजली के, और यहाँ गायब रहती है बिजली, और अनशेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, गायब भी रहती है। बहुत सारी मतलब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अनइलेक्ट्रिफाइड भी हैं। तो क्या बताना चाहोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? जो कंसर्न महकमा है उनको क्या करना चाहिए? देखिए जो भी हुकूमत आती है उनके ये हमेशा वादे रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी, हम बरसर इक़दार आएंगे तो हम आपको मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। जबकि ये पहले ये एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि चनाब रीजन में चनाब के लोगों को, चाहे वो भद्रवा का है, किश्तवाड़ का है, डोडा का है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये बिजली मुहैया होगी। लेकिन फिर भी उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि 20% जो रॉयल्टी वगैरह मतलब रॉयल्टी होती है मतलब वो उस दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि आज हम बड़े परेशान हैं। यहाँ के लड़के, यहाँ के तालिब इल्म, यहाँ के तजारत पेशा अफराद जिनका रोज़गार इसी बिजली पे चलता था, लेकिन आज वो बेकार और मायूस हुए हैं। तो ऐसे तो और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महराज खालिद है। महराज जी, क्या बताना चाहोगे, कितनी दिक्कत आ रही? पावर कट्स हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक तो ये है गर्मी का तूफान है, ऊपर से ये बिजली का बहरान है। पावर कट्स अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, घरों में हैं, बेचारे बहुत तड़पते हैं गर्मी की वजह से, बहुत परेशान है। हर एक परेशान है इसकी वजह से। ये जो अनशेड्यूल्ड जो ये बिजली के कट्स होते हैं, तो क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को? क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ये जो है इस वक्त ये बहरान चल रहा है बिजली का, ये कम होना चाहिए। कम से कम 15-16 घंटे तो रहनी चाहिए दिन में बिजली। यहाँ पे 2-3 घंटे रहती है, बाकी रात को काफ़ी ज़्यादा कट्स देखने को मिलते हैं। रात को भी इनका कोई टाइमिंग ही नहीं कोई है। शाम को 8 बजे बिजली जाती है, रात के 1 बजे बिजली आती है। कोई नहीं, कोई जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए ज़रा थोड़ा इसमें थोड़ी बेहतरी लाए। बहुत तवक्कात है लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि इसको क्या कहते हैं बिजली को थोड़ा सुधार करें। चलिए साफ तौर पे देखा आपने कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और बिजनेस तबके के लोग जितने भी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात को काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कंसर्न महकमा है उनको देखना चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं उनको भी स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ही होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह का संज्ञान लेती है। कश्मीर प्रीमियर लीग का आज इनाग्रेशन हुआ। यहाँ पर जो चार शरीफ है स्टेडियम, वहाँ पर एक क्रिकेट खेला गया, और इसमें जो है 2 टीमों ने आज जो इसकी इनाग्रल जो इसमें मैच खेले। और अगर हम बता दें आपको कि तहसील सतह पर हर एक टीम जो है बडगाम की जो है वो खेलेगी आपस में, और जो वहाँ पर जीत के आएगा और वो बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ। मिस्टर खुर्शीद अहमद, ये प्रीमियर लीग जम्मू एंड कश्मीर के हर एक कोने कोने में होनी चाहिए। इसके 2-4 फ़ायदे हैं। एक तो ये ड्रग एक्टिविटीज़ में ये तो बड़ा मसला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ फिटनेस है, फिज़िकल फिट है। जब कौम मजबूत होगी तो कुछ न कुछ करेगी। क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ है। यहाँ प्रीमियर लीग हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हर एक ब्लॉक सतह पर होना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी उतरेंगे जो कि नेशनल टीम में हिस्सा ले लेंगे या इंटरनेशनल में भी जा सकते हैं। कम से कम नेशनल लेवल पे तो पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ क्या बात है, जम्मू एंड के में जो ग्राउंड की कमी है। जहाँ ग्राउंड है वहाँ वेल मेंटेन्ड नहीं है, वो जहाँ मेंटेन्ड है वहाँ उतना मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ की कमी है, ग्राउंडों की कमी है, और यहाँ ऑर्गेनाइजिंग मतलब एजेंसियों की कमी है भी। बाहर सबको आते हैं सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि कुछ लोग इसका ताउन देते हैं, कुछ पैसा देते हैं। बेसिकली जब फौज की तरफ से या पुलिस की तरफ से ऐसे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं तो लोगों की इंटरेस्ट बढ़ जाती है, प्लेयरों की इंटरेस्ट बढ़ जाती है। मगर सबसे पहले है कि ग्राउंड होने चाहिए, तभी प्लेयर खेलेगा जब ग्राउंड होना चाहिए। यूथ के लिए तब ये सबसे अच्छा मौका है जब कहीं ग्राउंड होंगे। तो ऐसे टूर्नामेंट हो गए, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ज़्यादा यहाँ अब क्रेज़ बड़ा है क्रिकेट का। क्रिकेट के क्रेज़ में है, या IPL अगर हो जाता है तो ये इस पर थोड़ी से फ़ायदे भी है
क्योंकि नेशनल लेवल पे जा सकता है, कम से कम अगर नहीं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जा सकता है। इससे रोक जाएंगे, क्योंकि अगर दिन में यहाँ रहेंगे ना, कम से कम अगर यूथ यहाँ 4-5 घंटे या 3-4 घंटे रहेगा, क्या उनसे उनकी बैड एक्टिविटीज़ तो ख़त्म हो जाएंगी 4-5 घंटे की। ये जब ये आदत बढ़ जाएगी 4-5 घंटे, फिर वो दिन भर उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, महीनों भर एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ से लाने के लिए। ये अच्छा मौका है कि उन बैड हैबिट्स को, जब यूथ के जहन में कुछ बैड हैबिट्स, वो बेकारी की वजह से या कुछ जगह, जब क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, स्पोर्ट्समैन होंगे, कुछ होंगे, तो ड्रग्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। बड़ा अदारा है स्पोर्ट्स काउंसिल, तो उसका क्या लगता है? स्पोर्ट्स काउंसिल जैसे कि क्रिकेट एसोसिएशन है, फुटबॉल एसोसिएशन है, वो ज़्यादातर तवज्जो नहीं देती है ग्राउंड की तरफ। देखो चार शरीफ का ये ग्राउंड है, मेन ग्राउंड है ये यहाँ इस इलाके का, ये कितना अच्छा हो, ये स्टेडियम भी नहीं है। मुझे लगता है ये छोटा सा ग्राउंड है। स्टेडियम की अगर इसकी शक्ल होगी तो देखो, जब कोई स्टेडियम डेवलप होता है, उसमें फैसिलिटीज़ होती है, चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल की, तो लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, लड़के खुद ब खुद आ जाते हैं। ये नहीं लगता है। एक साल की मैं बात बताऊँ तो बड़गाम में, खुसूसन मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करता हूँ, बड़गाम में फंड्स बहुत थे, मगर उन्हें यूटिलाइज नहीं किए थे। कम से कम एक बॉडी होनी चाहिए जो फंड्स यूटिलाइज करके किसी ग्राउंड को मेंटेन करे। फंड्स उनके पास है, मगर मुझे लगता है यूटिलाइज वो नहीं करते हैं उन फंड्सों को। हमें अपील यही है कि अगर जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल बड़ा अदारा है, उनके पास पैसा होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंडों को ठीक करके उनका पैसा लगा दे कि उनकी बचत जो बजट होता है वो बच जाता है, लेप्स होता है। लेप्स होने से क्या बजाय अगर वो ग्राउंड पे खर्च करेगा तो कम से कम यूथ को भी फायदा होगा। ये जो यहाँ पे प्रीमियर लीग हो रही है, ये बहुत ही मतलब हमने 2-3 साल से खेली है ये, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ड्रग्स की ओर माइल हो रहे हैं। तो ये जो गेम हम के साथ बिजी रहते हैं, उससे ड्रग्स से बचते हैं सभी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। मेरे ख्याल से ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है, कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। ये लीग बेस पे ये मैच खेलने जाएंगे, दिन में लगभग 2 मैच होंगे। जी हाँ, होना चाहिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि सभी को पता है आजकल के जो नौजवान यूथ है वो गलत कामों की ओर बढ़ रहे हैं। तो उन कामों से बचने के लिए ऐसे इनिशिएटिव बिल्कुल होने चाहिए। यही मुतालबा रहेगा कि जो फैसिलिटीज़ है ग्राउंड्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसर हो, और उनमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी मतलब होने चाहिए, ताकि स्पोर्ट्स में और ज़्यादा आसानी हो। चार शरीफ में मुझे लगता है यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक टर्फ विकेट है, जो कि कश्मीर में बहुत कम देखने को मिलता है, टर्फ विकेट। तो ऐसे टर्फ विकेट्स अगर बाकी जगह पे भी बने, मैटिंग क्रिकेट यहाँ पे बहुत होता है, लेकिन जो मैट पे खेलते हैं फिर बाद में जो जाके वो टर्फ पे खेलते हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि कश्मीर से बाहर सब जगहों पे टर्फ पे खेला जाता है। तो मेरे ख्याल से टर्फ होने चाहिए, ताकि जो हमारे जो कश्मीर के यूथ है वो बाकी जो कंट्री के जो बाकी स्टेट्स हैं उनके साथ कम्पीट करें। तो हम पहली बार यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं विकेट क्रिकेट पे। तो हम ज़्यादातर मैट क्रिकेट खेलते हैं, तो हम पहली बार आज विकेट पे खेल रहे हैं। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार है यहाँ के ऑर्गेनाइज़र बॉडी का, और जो KPL ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम उसका बहुत शुक्रगुजार है कि हम बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं कि हम मैट क्रिकेट छोड़ के हम क्रिकेट टर्फ पे आ गए हैं। इसमें 16 टीम्स हैं, तो इसमें हम देखने को मिलेंगे बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे यहाँ पर खेलेंगे, हम उसे सीखेंगे। जैसे हमारे टीम में आज जावेद है, जो कश्मीर बड़गाम एक्सप्रेस से माने जाते हैं, जो बहुत ही होनहार प्लेयर हैं, यंग टैलेंट प्लेयर हैं वो। और दूसरा है आसिफ पोलार्ड, जो भी बहुत ही अच्छा खेल रहा है, बॉडी हिटिंग कर रहा है। तो हम यही उम्मीद है उनसे कि वो आए यहाँ पे और खेले और यूथ को सपोर्ट करे। यूथ को क्या मैसेज है? यूथ को हम यही मैसेज कर रहे हैं कि आए क्रिकेट खेले या फुटबॉल या वॉलीबॉल, जो भी गेम है, तो पार्टिसिपेट करें, उससे उनकी बॉडी अच्छी रहेंगी और ड्रग्स की एडिक्ट नहीं होंगे वो। अच्छा इनिशिएटिव है ये इंडियन आर्मी की तरफ से, और हमने यहाँ पर इनसे बात की, उनका यही कहना था कि ड्रग्स और जो नशा मुक्त है उससे, और एक अच्छा इनिशिएटिव है ये ड्रग्स से दूर रहने के लिए, और जो जवान हैं उनको फिटनेस के लिए भी ये बहुत मददगार रहेगा। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन।